ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग वापस आज वापस से अपनी सारी न्यूज़ को कवर करेंगे जैसा कि हम डेली करते हैं। और हमारी पहली न्यूज़ जो है वो आई है ईरान से। ठीक है, तो ईरान में अभी क्या हुआ है भाई कि जो रेज़ा पहलवानी है, ठीक है, रेज़ा पहलवानी जो ईरान के लीडर हैं, उन्होंने बोला है कि भाई हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ठीक है, और सेक्युलर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे। ठीक है, और उन्होंने बोला कि ईरान के लिए एक ये न्यू चैप्टर होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को, जहाँ तक आप लोगों को पता ही होगा कि ईरान में जो पहली स्ट्राइक स्ट्राइक जो है यूएसए ने की थी, उसका रीज़न यही था, न्यूक्लियर प्रोग्राम। उस फिर यूएसए ने क्लेम किया था, स्पेशली यूएस एयरफोर्स ने क्लेम किया था कि उन्होंने ईरान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, बेस थे उनके, जहाँ वो न्यूक्लियर बना रहे थे चीज़ों को, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने बी टू बॉम्बर से, आप लोग याद होगा तो अब जब ऐसी बातें सामने आ रही है ना, ठीक है, तो इस्लामिक इस रिपब्लिक गिनने के बाद एक प्रोविंस फर्स्ट यहाँ बताएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई एक बार ये जो गवर्नमेंट है ईरान की, मतलब अभी जो करंट गवर्नमेंट है, अगर वो डिसॉल्व होती है तो ये काम होगा, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो जो टेरर को सपोर्ट करता है, मतलब कि ईरान में, मतलब कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है, वो समथिंग समहाउ जो टेरर टेरर ग्रुप है ना, जैसे हमास को सपोर्ट करता है ईरान, ठीक है, और भी जो टेरर ग्रुप है उनको सपोर्ट करता है, तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बंद होगा ही, साथ में ये जो सपोर्ट है ईरान की साइड से, अगर ईरान की गवर्नमेंट गिरती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो जो सपोर्ट हम लोग करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ ईरान करती है हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करती है, उसको भी हम खत्म कर देंगे। और क्या करेंगे, और हम करेंगे यूएसए के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ताकि ईरान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी बची रहे, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा है अभी बहुत ज़्यादा, और जिस तरह से वो सेकंड अटैक की तैयारी भी कर रहे हैं, जिस तरह से पता है आप लोगों को, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़रूरी है कि यूएस के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो हमारे, ताकि ईरान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी बची रहे। ठीक है, वरना बेनज़ीर हाल हो जाएगा, ऐसा उनका उनका मानना है। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि लोगों को, मतलब कि चौथा पॉइंट जो उन्होंने बोला, उसमें उन्होंने बोला कि भाई जो ईरान के लोग हैं उनको सेकुलर सेकुलर राइट देंगे, सारे धर्म को बराबर रखेंगे, और किसी को पर्टिकुलर धर्म के लिए टारगेट जो है नहीं करेंगे। अगर हमारी सरकार जो है आती है, या जो करंट गवर्नमेंट गिरती है, तब हमारी सरकार आएगी, तब हम ये सारे चार जो काम बताए मैंने, पहला आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेंगे, दूसरा आपका जो जो टेरर टेरर सपोर्ट है उसको खत्म करेंगे, तीसरा आपका यूएसए के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, और चौथा आपका जो जब सेकुलरिज्म है, सारे धर्म को बराबर मानना है, वो एस्टेब्लिश करेंगे। ये चार पॉइंट उन्होंने बताए अपनी स्पीच में। ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब जो यूएसए ने किया है अभी, चलो ये तो अभी ये लीडर नहीं है, मतलब कि अपोजिशन साइड से हैं, लेकिन ये जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर यूएसए ने एक्शन लेते हुए, यूएसए इम्पोज सैंक्शंस ऑन ईरानियंस इलीगली ड्रोन ट्रेड ऑन प्रोटेस्टर्स। ठीक है, तो जैसे मतलब कि ईरान अथॉरिटीज ने, आप लोग पता होगा कि काफी प्रोटेस्टर्स की जान ले चुकी है अभी तक, तो उसके लिए उसकी सजा को देते हुए यूएस जो टेरिटरी डिपार्टमेंट जो है यूएसए का, उसने ईरान के ऊपर साइंसेस लगा दिया। ठीक है, लगा दिया क्या फिर, और क्या बोला, उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि भाई कि जो हम साइंसेस लगा रहे हैं उसका रीजन ये है कि वो चीजें हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि भाई जो यूएस के और कुछ ईरान ऑफिसर के ऊपर सेंसर लगे, जिसके द्वारा उन्होंने उन्होंने ईरान में प्रोटेस्टर पर ब्रिटिश क्रॉन कराया, इस वजह से कोशिश करने का ऑर्डर दिया। ठीक है, तो जिस तरह से ईरान ने, मतलब कि ऑर्डर दिया था ब्रूटली उनको असॉल्ट करने के लिए और प्रोटेस्ट को मारने के लिए, मैं आपको बता दूं उसमें इंडिया के 10 लोग थे, उनको भी अरेस्ट किया गया था। ठीक है, और आई थिंक ईरान के जो, सॉरी, कनाडा के कुछ लोग वो भी मारे गए थे। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग भी इस प्रोटेस्ट में जो है मारे जा रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो यूएस डिपार्टमेंट है उसने बोला कि भाई हम तुम्हारे पर लगाए साइंसेस, तुमने बहुत गलत काम किया है। ठीक है, साइंस सुप्रीम कोर्ट नेशनल सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट कमांड, ठीक है। और जो वाशिंगटन की तरफ से बताया गया कि भाई ये जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ईरान अपने पावर ईरान गवर्नमेंट करंट ईरान गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज करके इस तरह की चीजें कर रही है, ये कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी लॉफुल नहीं है। ठीक है, ह्यूमन राइट का वॉलेशन है। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है नहीं बची है, ऐसा उनका मानना है। ठीक, और इसमें ईरान की जो पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोसीड सोरिंग है, उसके उनके ऊपर भी लगा सेंसर। बेसिकली ईरान के ऑयल सेक्टर को टारगेट करते हुए ये सेंसर लगाए गए हैं, ताकि इकोनॉमी और क्लब्स हो जाए। ठीक है,
मैं आप लोग बताऊं आपको, ट्रम्प ने मतलब कि स्ट्राइक का जो आइडिया है, जैसे ईरान के ऊपर स्ट्राइक का जो आइडिया था, उसको अभी थोड़े दिन के लिए रोका है। और इसका रीजन यूएस की पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि उनके जो इलेक्शन है, छोटे मोटे इलेक्शन जो होते रहते हैं, वो पास में है, ठीक, उस टाइम पे। एंड ट्रम्प नहीं चाहते कि भाई हमें जो अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं वहां पे, उस टाइम पे यूएसए किसी कंट्री को स्ट्राइक करे या किसी कंट्री के साथ वॉर में जाए, ठीक, क्योंकि वॉर कहीं ना कहीं किसी कंट्री, कोई भी पावरफुल कंट्री हो, वॉर हर जगह पे इंस्टेबिलिटी लेके आता है, ठीक है। और कभी पता नहीं होता कब क्या हो जाए, क्या कुछ हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पे हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। तो इसी इसी वजह से ट्रम्प ने अभी इस चीज को होल्ड किया है। और ट्रम्प ने और प्लस व्हाइट हाउस ने, दोनों ने बोला है कि जो ईरान है उसने अथॉरिटीज को रोकना चालू, जैसे ही मतलब कि सैंक्शन इम्पोज हुए, इकोनॉमी और डाउन हुई, तो वाइट अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस और अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रम्प, उनका बोलना यह है कि भाई जो ईरान है उसने उसने लोगों को मारना कम कर दिया है, ऐसा उसका मानना है। अब भाई ये सबको पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे इलेक्शन आ रहे हैं, तब में अब ये इलेक्शन आ रहे हैं यूएसए में। और इसकी वजह से ट्रम्प नहीं चाहते कि यूएसए किसी वॉर में जाए, किसी कंट्री पर स्ट्राइक करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा वेनेजुएला की वजह स्ट्राइक इन्होंने की थी, उनके प्रेसिडेंट कैप्चर किया था। तो कांग्रेसमैन जो थे वो भी काफी इनसे नाराज थे। तो अब ये नहीं चाहते कि भाई यूएस की जनता और जो अपोजिशन पार्टी है वो और ज्यादा नाराज इनसे हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जनता के साथ में अपोजिशन पार्टी होती है नाराज, तो सरकार गिरने का खतरा होता है। और यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, वो नहीं चाहते कि हमारी हमारी सरकार जो है गिरे, इसीलिए उन्होंने अभी स्ट्राइक को होल्ड पे रखा है। लेकिन भाई मैं आप लोगों को एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, देखो, होल्ड पे रखा है स्ट्राइक, वो इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो इलेक्शन के पहले नहीं कर सकते। अगर उनका दिमाग खसक गया तो कर देंगे, वो उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और लिटरली मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रम्प को कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता कि वो कब क्या करेगा, ठीक है। उसका मूड जब चेंज होता है तब कुछ भी कर देता है वो, तो वी कांट से एनीथिंग अबाउट हिम दैट कि वो कर क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, है ना। तो वो चीज अनप्रेडिक्टेबल है, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, इतना बोल सकते हैं कि अभी के लिए जो है रुक गया है। बाकी आगे जो होता है वो सबको सामने आ ही जाएगा, अगर होती है स्ट्राइक, नहीं होती है तो कुछ नहीं, ठीक है। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है, ठीक है, ये आपका मतलब कि उसकी तरफ से ट्रम्प और जो ट्रम्प मतलब यूएसए और आपका जो ताइवान है, ठीक है, उसकी तरफ से, है ना। दोनों तरफ से जो है डील हमारी तरफ से आई है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प एक्सेप्ट द नोबेल पीस प्राइज फ्रॉम वेनेजुएला अपोजिशन लीडर, ठीक है। ट्रम्प, ये आपकी ये न्यूज़ है, पहले हम हमको इसको कवर करते हैं, इसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, आफ्टर ताइवान डील ट्रम्प स्लैप 25% टैरिफ ऑन एडवांस एआई चिप्स सोल्ड टू चाइना, ठीक है, ये हुआ है। इसके पहले क्या हुआ, यूएस ताइवान साइन द दो 2050 दो 2050 बिलियन ट्रेड ट्रेड डील कटिंग टैरिफ ऑन ताइवान गुड्स, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, ताइवान और यूएसए के बीच में 250 बिलियन डॉलर्स की जो है डील साइन हुई है, ठीक है, ट्रेड डील। और इस डील में इनको मतलब कि क्या क्या मिला है, जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ताइवान से सामान जो आता था, उस पे जो टैरिफ लगते थे वो कम हो गए हैं, ठीक है। और क्या हुआ है, और जितने भी जो डिफेंस का थी, ठीक है, जैसे आपका सेमीकंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसको सपोर्ट दिया है इस डील में, और चीज किया है, ठीक है। तो जब ये डील 250 बिलियन डॉलर की डील कंप्लीट होती है यहाँ पे, तो उसके बाद तुरंत ही यूएसए लगाता है 25% टैरिफ ऑन द एडवांस एआई चिप्स सोल्ड टू चाइना। चाइना को जो चिप्स चिप्स एआई चिप्स देने थे, ठीक, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। और ये टैरिफ लगाया, इसके बाद क्या होगा, एडवांस एआई सेमीकंडक्टर चिप्स पे रेस्ट्रिक्शन लग आगे से जो डिफेंस और टेक में। अब ये जो चिप्स हैं, ये जो एआई चिप्स हैं, ये जो मेजरली हैं, ये आपकी डिफेंस में और अटैक में यूज करती हैं होती हैं। और आपको पता है कि कोई भी, चाहे वो डेवलप नेशन हो या डेवलपिंग नेशन हो, डिफेंस और ट्रेड, टेक, सॉरी, डिफेंस और टेक, ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं जो हमेशा ग्रो होनी चाहिए। अगर ये रुकते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो यूएसए वही चाहता है, चाइना का नुकसान करवाना, इसीलिए उसने लगा दिया, ठीक है। इस मूव से जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि अब जो चाइना और यूएसए का एंगल है वो और ज्यादा बिगड़ सकता है। लेकिन अगर आप लोग को मैं थोड़ा याद दिलाऊं, तो पहलगाम अटैक जब हुआ था अप्रैल 22 अप्रैल को, हाँ, 22 अप्रैल के पहले सिनारियो बन रहा था, जब 22 अप्रैल के पहले जब चाइना और यूएसए का टैरिफ वॉर चल रहा था, चाइना यूएसए का टैरिफ वॉर चल रहा था, और जब यूएसए ने आई थिंक 150%, हाँ 150% लगाया था, हाँ 150% टैरिफ लगाया था, तब चाइना की जो कंपनीज थी, जैसे आपकी सैमसंग हो गई, और भी जितनी कंपनीज जो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही थी, उन्होंने प्लान बनाया था इंडिया शिफ्ट होने का, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया गया था, ठीक है। लेकिन
पहलगाम अटैक होता है पहली बात, फिर ट्रम्प का टैरिफ भी आ जाता है, तो वो कंपनीज नहीं आ पा रही, नहीं आई थी, ठीक है। तो अब ऐसा हो सकता है कि वो कंपनीज अब दोबारा यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से अब इनका वॉर लिटिल बिट स्टार्ट हो गया, टैरिफ वॉर दोबारा से, ठीक है, टेंशन जैसे राइज हो रही है, तो देखो बहुत बेसिक सी बात है, अगर मैं और आप भी अगर कोई कंपनी स्टार्ट करेंगे तो हमको भी यार ऐसी कंट्री चाहिए जो स्टेबल रहे, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा हमको दिक्कत ना हो। अब चाइना यूएसए में अगर ऐसी फाइटिंग चलती रहेगी, इकोनॉमिक वॉर चलता रहेगा, तो कोई कंपनी क्यों इन्वेस्ट जो है करना चाहेगी यहाँ पे, ठीक है। आप बताओ ना मुझे, कोई कंट्री क्यों पैसा लगाएगी यहाँ पे, सीधी बात है ना। हर कंट्री को चाहिए ऐसी हर कंपनी को चाहिए कि ऐसी कंट्री हो जो स्टेबल हो, ठीक है, तो वो तभी तभी स्टेबिलिटी को सपोर्ट करती है, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब होती है तभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ पाती है, तो वो चीज़ जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी जो पर डिमांड कॉस्ट है, मतलब कि जैसे मान लो आपने अगर चाइना में बिस्कुट बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो अगर अब वो आप बिस्कुट बना रहे हो, तो वो बिस्कुट जो है चाइना में नहीं बिक रहा है, इसीलिए वो चाइना इसको सस्ता करके दूसरी कंट्री में भेज रहा है, और यही रीजन है चाइनीज गुड्स का सस्ता होने का, क्योंकि वहाँ पे लोकल डिमांड नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जिस कंट्री में लोकल डिमांड नहीं होती है वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकती, ये भी ट्रुथ है। तो इसी वजह से ये चाइना के लिए काफी कंसर्निंग पॉइंट है। अब देखने वाली बात ये होगी चाइना इसको कैसे डील करता है, क्योंकि जिस तरह से यूएसए कंटिन्यूसली चाइना को काउंटर कर रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब यूएसए एक और प्लेयर सामने आएगा, चाइना और यूएसए जो फाइटिंग करेंगे, इकोनॉमिक वॉर करेंगे, ठीक है, तो वो चीज भी देखने वाली होगी, बट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज, नोबेल मेडल फ्रॉम वेनेजुएला अपोजिशन लीडर, मार दो, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कुछ समय पहले कि ये लीडर्स, वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मिलने वाले हैं, तो जैसे व्हाइट हाउस में इनकी मीटिंग हुई, व्हाइट हाउस में जैसे इनकी मीटिंग हुई, ठीक है, मीटिंग के बाद इन्होंने क्या किया कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और उसमें लिखा था कि नोबेल पीस प्राइज प्रेजेंट बाय, जो लीडर का नाम बता दो, और टू डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और इसमें जो रीजन था वो क्या बताया गया, प्रेजेंट करते हुए जो लीडर है वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर, उन्होंने बोला कि ट्रम्प का जो काम है, ठीक है, ट्रम्प ने उन्होंने बोला कि फ्रीडम फॉर और डेमोक्रेसी सपोर्ट करना, ठीक है। उन्होंने बोला कि ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, उसने उसने उस बंदे ने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है और फ्रीडम को सपोर्ट किया है, ठीक है, जिस तरह से ईरान में किया अटैक और वहाँ किया, तो इस तरह से अटैक करके इन्होंने फ्रीडम को और डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया है। इसकी वजह से वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर यानी मैं, ट्रम्प को मतलब कि जो नोबेल प्राइज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। भाई रिप्रेजेंट कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, गुड गुड, ठीक है। ट्रम्प ने बोला थैंक यू सो मच, ट्रम्प ने बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे एफर्ट्स को, हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया और हमें ये दिया, ठीक है। उसके बाद इसको पोस्ट कर दिया गया सोशल मीडिया पे, लाइक्स आ गए, हो गए काम। तो ये ट्रम्प का है और ट्रम्प भैया खुश हो गए, ठीक है। तो ट्रम्प को नोबेल प्राइज मिल चुका है, पार्टी बनेगी ट्रम्प की तरफ से मजाक कर रहा हूँ मैं। तो यही बात है बेसिकली, यू नो, आई एम जस्ट जोकिंग अबाउट दैट कि पार्टी मिलेगी बिकॉज ट्रम्प, मतलब कि जैसे मतलब कि ये वो प्राइज इनको मिला, नोबेल प्राइज मिलते हुए ट्रम्प ने पोस्ट कर दिया बड़े हंसते हुए, स्माइल देते हुए, जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया हो, बड़ा इन्हें कमा लिया हो, तो वो चीज़ है। पता है इंटरेस्टिंग पॉइंट, पता है क्यों है मुझे हंसी इसीलिए आ रही है, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज कमेटी है, सॉरी नोबेल प्राइज कमेटी जो है, दो नोबेल प्राइज देती है, ठीक है, उसने स्ट्रांगली मना किया था इनको कि भाई आप अपने नोबेल प्राइज को किसी को शेयर नहीं करोगे, वो शेयर नहीं होता है, जिसको मिल गया, लेकिन इसने फिर भी शेयर कर दिया, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है मुझे कि यहाँ पे कुछ ट्रम्प के लिए लिटरली कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं या नहीं, क्योंकि वो जो चाहता है वो कर देता है लिटरली, दैट्स व्हाई आई एम लाफिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्या कि भाई मतलब चल क्या रहा है। ट्रम्प, सारी सारी कंट्रीज पागल हैं जो इंटरनेशनल लॉज चल रही हैं, मतलब कि इकलौते यूएसए है, स्पेशली ट्रम्प है, जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है इंटरनेशनल लॉज से, क्या अथॉरिटी बोल रही है, क्या एजेंसी बोल रही है, क्या कुछ बोल रहा है, मतलब अलग ही चल रहा है। तो even I don't understand what the things is going in the mind of Donald Trump. I don't understand. But the point is that ठीक है भाई, चल रहा है चल रहा है। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है कनाडा और चाइना के बीच से, ठीक है। क्या हुआ है, ब्रेकिंग विद यूएस, कनाडा एग्रीज टू कट टैरिफ ऑन चाइनीज ईवीज इन रिटर्न फॉर लोअर टैरिफ इन इट्स फ्रॉम इट्स फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो क्या हुआ है, कनाडा कनाडा जैसे यूएसए है, यूएसए आपको पता है कि अपने पार्टनर्स को खोता जा रहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी ने इसको क्रिटिसाइज किया है, और भी लीडर्स ने किया है, ठीक है। तो
उसी कड़ी में यूएस ने कनाडा को भी थोड़ा बहुत खो दिया है, और इसकी वजह से कनाडा ब्रेकिंग विथ यूएसए, कनाडा अब क्या हो गया है, एग्री कर गया है चाइना के जो चाइना की जो ईवीज हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उसके टैरिफ को कट करने के लिए। और इसके बदले में चाइना क्या कर रहा है, और लोअर टैरिफ, और इसके बदले में ये चाइना भी टैरिफ को कम कर रहा है। और किसके जो आपके फार्म फार्म प्रोडक्ट्स है ना, ये आपके फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं, उस कनाडा के फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्री कर गया है, ठीक है। तो दोनों कंट्री पर डील हो गई है, ठीक है। इस डील में 49,000 जो ईवीज हैं, चाइनीज ईवीज, उसके ऊपर टैरिफ कम होगा 49,000, ठीक है। 49,000 पे आपके जो कम होगा, और क्या होगा इसके साथ में जो और पता है, और ये 14,000 से 49K से स्टार्ट होगा, और ये जाएगा, हाँ, और पता है ये 5 साल तक जाएगा 70K तक, ठीक है। 5 साल के अंदर 70K तक पहुंच जाएगा, ये टारगेट है स्टील में, ठीक है। इसके साथ में चाइना का जो कनाडा में फार्म प्रोडक्ट सीड टैरिफ है, ठीक है, उसका लगभग 84% था, और इसको 80 जो फार्म पे लगता था, ठीक है, टैरिफ, वो 84% था, और अब जाके 15% हो जाएगा वो, ठीक है, इस डील के बाद जो हो चुकी है, ठीक है। अब इससे जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग पुश है चाइना और कनाडा के बीच में, और यूएसए कट ऑफ हो गया, तो यूएसए ने अपना एक इम्पोर्टेंट पार्टनर खो दिया है। अब ये यूएसए के लिए काफी कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, कनाडा कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट प्लेयर था चाइना, आपके यूएसए के लिए। अब अगर उसको इस तरह से जाने दिया, तो कहीं ना कहीं यूएसए को नुकसान तो होगा, ठीक है। वो चीज देखने वाली होगी कि भाई अब यूएसए इसको कैसे काउंटर करता है, हाउ थिंग्स विल वर्क ऑन इट, एंड व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप इज टेकन बाय यूएसए टू काउंटर दिस प्रॉब्लम। ओके, सो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है, यूके ने कंडेम ऑल द एक्ट्स इन ऑफ वायलेंस इन बांग्लादेश कॉल द क्रेडिबल इलेक्शन, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यूके जो है, ठीक है, यूके ने कंडेम किया है बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदूज को मारा जा रहा है, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार चल रहा है, तो उसको स्ट्रांगली कंडेम किया है। उन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं बांग्लादेश में क्रेडिबल अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट हो, और बढ़िया गवर्नमेंट आए, और लोगों का वेलफेयर करे। इस तरह से जो एक्ट आप लोग कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा यूके ने बोला, ठीक है। और इसको बोला गया, मैं बताऊं आपको, इसको बोला गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एमपी हैं, ठीक है, ठीक है, एमपी का नाम है बॉब ब्लैकमैन, ठीक है, बॉब ब्लैकमैन नाम का एक बंदा है, और वहाँ का ब्रिटिश का एमपी है, ठीक है, मेंबर पार्लियामेंट, ठीक है। तो उसने बोला कि जो बांग्लादेश में आपके हिंदूज हैं, उनके ऊपर अटैक चल रहा है ना, उनको मारा जा रहा है ना, और उन्होंने बोला कि उनके टेम्पल्स को, उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो यूके ने उस बंदे ने उस पार्लियामेंट में खड़े होते बोला कि भाई, यूके बांग्लादेश सरकार से पीसफुली इलेक्शन करवाने की रिक्वेस्ट करता है। यूके उन्होंने बोला कि बांग्लादेश गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप लोग शांति से इलेक्शन कराइए, इस तरह से माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार करना, स्पेशली हिंदूज के ऊपर अत्याचार करना कतई सही नहीं है, ये बात गलत है आपकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। और यूके गवर्नमेंट ने, और फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि आप ऐसा इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लियरली वायलेशन है माइनॉरिटी राइट्स का एंड ह्यूमन राइट्स का, दोनों का वायलेशन है, आप नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इंटरनेशनल प्रेशर भी आपके ऊपर आ सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी बांग्लादेश बांग्लादेश इसको कैसे काउंटर करता है, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि देखो पहले होता क्या था कि पहले दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती थी कि यार बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं हो रही है, ये 2025 से शुरू नहीं हुआ है ना, 26 में स्टार्टिंग में हुआ है ये, 24 और उससे पहले जब से सरकार गिरी है तब से चल रहा है वो, ठीक है। बट द पॉइंट इज डेट के रिकॉग्निशन में अभी ये आया है, जिस तरह से बांग्लादेश में अभी दोबारा जब प्रोटेस्ट हुआ था तब वो मारा गया, तब ये हाईलाइट हुआ ज्यादा, ठीक है, मैक्स हाईलाइट जब हुआ है। तो अब जो है चीजें सामने आ रही हैं और दुनिया इस पर रिएक्शन दे रही है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को इसमें बैकलैश देखने को मिलेगा। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि भाई कैसे इसको बांग्लादेश काउंटर करता है, और क्या वो यूके की वार्निंग को इग्नोर कर देता है या उसको सीरियस लेके इलेक्शन से सही से कराता है, ये देखने वाली बात होगी। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है रशिया, ठीक है, रशिया अल्टीमेटम टू नाटो एज ट्रूप्स लैंड इन ग्रीनलैंड, इफ, ठीक है। तो रशिया ने नाटो कंट्रीज को वार्निंग दी है और बोला है कि ग्रीनलैंड में आर्टिक रीजन में टेंशन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो इसके जो
अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप मिलिट्री मिलिट्री प्रेजेंस को वहाँ पे इंक्रीज करोगे, तो उसकी इसकी जो परिणाम होंगे, इसका रिजल्ट जो होगा काफ़ी खतरनाक होगा। ठीक है, इसको वार्निंग, रशिया ने वार्निंग दी। और क्या किया, और रशिया बोल रहा है कि जिस तरह से आप नाटो नाटो कंट्रीज के जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय वहाँ पे हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप लोग कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हो। ठीक है, रशिया ऑफिसर्स ने बोला है कि ग्रीनलैंड पे ऑक्युपाई करना नेटिव रूल बेस्ड ऑर्डर को बचाने के लिए बना है। ठीक है, रशिया ने बोला कि ग्रीनलैंड पे ट्रूप्स डिप्लॉय करना कोई सिक्योरिटी का रीजन नहीं है, ये वेस्टर्न पॉलिसी है, किसी को जो है वेस्टर्न रूल बेस्ड ऑर्डर है, ताकि किसी कंट्री को या कंट्री के पार्ट को एक्वायर करना, ये रूल बोस है। ठीक है, रशिया का ऐसा बोलना है। ठीक है, तो ये टेंशन ट्रम्प गिलेन स्ट्रेटेजिक असल्ट बनने के लिए नाटो अलायंस की मिलिट्री बिल्डअप के बीच बढ़ गई है। ठीक है, जो जो पॉलिटिकल एंगल फेस में बन रहा है। ठीक है, तो अब जैसे ट्रम्प, आपको पता है कि ट्रम्प ने पहले ही बोल रखा है कि हम ग्रीनलैंड को लेंगे, चाहे अच्छे से चाहे किसी भी हालत में। और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो रशिया रशिया इसको स्ट्रांगली मॉनिटर कर रहा है और कंडेम भी कर रहा है कि आप इस तरह चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको यहाँ भी कुछ देखने को मिल सकता है कि जिस तरह से और भी इंक्रीज हुआ तो क्या रशिया इसको काउंटर करेगा, और काउंटर करने के लिए क्या करेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कंट्री डायरेक्टली वॉर तो आई डोंट नो जाएगी नहीं जाएगी, बट द पॉइंट इज दैट के कुछ ना कुछ तो करेगी ना, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट ग्रीनलैंड आपका यूएसए के लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट रशिया के लिए भी है। तो वो तो देखने वाली बात होगी कैसे दोनों कंट्री इसको देखती हैं, कौन इसको कंट्रोल ज़्यादा रख पाता है इसके ऊपर। ठीक है, फिर देश हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है वंदे भारत ट्रेन से। ठीक, वंदे भारत जो वंदे भारत आपकी जो ट्रेन है, इंडियन रेलवे ने प्लान बनाया है कि इसको 800 ट्रांसलेट बाय 2030 एंड 4,500 बाय 2047, ऐसा उनका बोलना है। ठीक है, 2030 तक आपके 800, और 2047 तक आपकी 4,500, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, इंडियन रेलवे ने प्लान बनाया कि भाई 800 ट्रेन हम चलाएंगे, 2030 तक चलाएंगे। ठीक है, और 2047 तक 47 तक हम 4,500 चला लेंगे। ठीक है, इसमें वंदे भारत ट्रेन से बनाए जाएंगे और रोड रन किए जाएंगे, मेकिंग ऑल ट्रेवल सेक्टर। ठीक है, तो जो ट्रेन सेट है, मतलब कि ट्रेन सेट जो है, ट्रेन सेट्स हैं। ठीक है, ट्रेन सेट्स बनाए जाएंगे बेसिकली। तो अब जब ट्रेन सेट्स बनाए जाएंगे, तो इसमें जो ट्रेन सेट बनाए जाएंगे, इसमें क्या होगा, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, सब चीज़ें होंगी। तो उसके लिए इंडियन रेलवे ने बोला कि पहली बात तो इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि हम अपनी हाई स्पीड कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेंगे, और लॉन्ग टर्म विजन को भी एक्सपेंड करेंगे, नई टेक्नोलॉजी और स्लीपर्स में ज़्यादा वेरिएंट लाने की और फोकस करेंगे बेसिकली। अब जो हमारा बजट आएगा, उसमें उसमें जो 20% जो हिस्सा था, जो कि पुराने बजट का बचा हुआ था, वो पैसा इसमें यूज़ होगा, और जो नया पैसा एलोकेट होगा वो यूज़ होगा इसमें। और इस तरह से ईयर बाय ईयर प्लान के अकॉर्डिंग पैसा लगता जाएगा, और ये प्लान 2047 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इंडियन रेलवे का प्लान है, जो कि काफ़ी अच्छा है देखने में, सुनने में। बाकी हम देखते हैं इसे, इसको कैसे गवर्नमेंट पूरा करती है, और क्या क्या चीज़ें इसमें और फर्दर होती हैं। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है जो तो आपका वो था। ठीक है, जैसे चीज़ें चल रही थी, तो उसमें हुआ क्या कि जो स्टार्टअप था, जैसे पीएम मोदी ने बोला कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, 44,000 मतलब कि स्टार्टअप्स जो है रजिस्टर हुए हैं 2025 में, हाईएस्ट सिंस द लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इंडिया। पीएम मोदी ने बोला कि भाई 2025 में हमारे पास 44,000 मतलब कि ये स्टार्टअप हमारे पास, स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप मतलब कि रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, इतने रजिस्टर हुए हैं, और ज़्यादा ही होंगे बेसिकली, मान के चलो। ठीक है, तो पीएम मोदी ने बोला कि ये हाईएस्ट नंबर है जब से हमारा मतलब कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, तब से लेकर अब तक का ये हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब जो यूथ है वो अवेयर हो रहा है कि नेशनल इंडिया में कैसे कैसे प्रोग्राम चल रहे हैं पीएम मोदी के, क्या पीएम मोदी चाहते हैं और कैसे उनको चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो है यूथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो पीएम मोदी ने इसको बताते हुए बोला कि
इंडिया अब स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन रहा है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है, विद विद ओवर 2 लाख रिकॉग्नाइज स्टेप ओवरऑल, ठीक है। 2 लाख से पीएम मोदी ने बोला कि हमारे हमारे पास अभी के टाइम में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं। ये काफी पूरी दुनिया दुनिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जहाँ पे टियर 2 से 3 शहरों के बच्चे, जो टियर 2 3 के बच्चे जो हैं वो तक यहाँ पे स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना, और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला, पीएम मोदी ने बोला कि जो वुमेन्स हैं, वुमेन का भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है इस प्रोग्राम में, जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो पीएम मोदी का ओवरऑल मैसेज ये है कि जिस तरह से हमारा यूथ इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, वो चाहे। और जो डाटा है वुमेन्स का, जहाँ 45% से ज़्यादा जो बैचलर्स कम से कम वुमेन डायरेक्टर चाहिए करना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 45% तो कम से कम वुमेन्स का रोल होना चाहिए। बेसिकली मैं तो ये बोलता हूँ 50-50 होना चाहिए, ठीक है। तो वो जरूरी है। तो ऐसे जो है हमारा काम चल रहा है, जिसमें जेंडर इक्वलिटी भी आपको दिख रही है, ठीक है, डेवलपमेंट भी दिख रहा है, और स्टार्टअप भी दिख रहे हैं। अब ये जो है, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। बेसिकली प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि ये प्रोग्राम गंदा है, प्रोग्राम अच्छा है। द पॉइंट इज दैट कि यार, अभी भी आज के टाइम पे भी भले ही हमारे पास इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन इतने से क्या होगा? इंडिया इतना बड़ा देश है, बहुत से लोगों के पास जो है जानकारी नहीं है इस बात की कि पीएम मोदी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कोई इनिशिएटिव भी चलता है, ठीक है, जो लोगों को सपोर्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है उनको स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये पता नहीं है लोग, अभी भी काफ़ी लोग पता नहीं है, जो कि अपने भले ही वो छोटा बिजनेस करते होंगे, लोकल करते होंगे बिजनेस, या कोई कल्चर ऐसा होगा जो कल्चर की चीज़ बना के प्रमोट करते होंगे। तो हमें हमें अब हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए? हमारी गवर्नमेंट चाहिए कि भाई, जो लोकल टू वोकल का हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, लोकल टू वोकल, अब उसको लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। फ्रॉम द जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम द गुजरात टू मणिपुर, इवन फ्रॉम, हाँ, मणिपुर, यस, मणिपुर। ये मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया के हर एक पार्ट में लोकल टू वोकल का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होना ही चाहिए, क्योंकि तभी आप एक मणिपुर के छोटे से गांव से, एक ट्राइब से, एक ऐसा ऐसा स्टार्टअप लाओगे जो किसी ने देखा तक नहीं होगा पूरी दुनिया ने। तभी आप आपकी कन्याकुमारी से ऐसी चीज लाओगे जो किसी ने देखी नहीं होगी, तभी आप गुजरात से चीज लाओगे जो किसी ने देखा नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा। तो हमें जो है पीएम मोदी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये चाहिए कि लोकल टू वोकल का जो फॉर्मूला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, उसको वाइडली इम्प्लीमेंट करो, और ऐसे स्टार्टअप्स को निकाल के लाओ कि जो किसी ने देखे ही नहीं हो अभी तक। और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, आप लोग में बहुत सी चीजें होंगी जो अभी इंडिया में नहीं देखोगी, जो वाइडली लोकल लेवल पे चलती होंगी, लेकिन उनको रिकॉग्निशन उस लेवल का नहीं मिला होगा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी मिल जाएंगी जो कभी रिकॉग्नाइज उनको मिला ही नहीं, जिस लेवल पे उसको मिलना चाहिए था। तो वो जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, बेसिकली अब देखो, ये भी पॉइंट है कि पीएम मोदी हर जगह तो नहीं जाएंगे, तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी चाहिए कि ऐसी चीजें देखें, लोकल पे देखें, और उसको बताएं कि भाई पीएम मोदी का किसी को बताएं, मतलब कि बेसिकली उसकी एटलीस्ट रिपोर्ट तो बनाएं कि भाई ये जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, इसमें ये चीज़ ज़्यादा फेमस है, और इसको किसी ने देखा भी नहीं है, ज़्यादा इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है, इसको मिलना चाहिए। और आई थिंक हमारे ब्यूरोक्रेट इतने समझदार होते हैं कि वो बता देंगे कि भाई कौन सा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो वो चीज़ ज़रूरी है, तभी जाके जो स्टार्टअप्स के नंबर हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अगर बोलता हूँ कि अगर लोकल टू वोकल का फॉर्मूला अच्छे से इम्प्लीमेंट हो ना, तो ये स्टार्टअप्स के नंबर आसमान छुएंगे, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी ही नहीं है। आपको हर गांव में, हर घर में आपको टैलेंट मिलेगा, लेकिन यही है कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला, लोकल टू वोकल का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी जाके घर घर से वो टैलेंट आएगा, और इंडिया को और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा वर्ल्ड के फ्रंट पे। तो वो जरूरी है, इसीलिए जो चीज़ें ये करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये मेरा सजेशन रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है ईडी। तो ईडी ने क्या किया है? ईडी, जो आप लोगों को पता होगा, फरीदाबाद में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो थी, ठीक है, जो अभी आई थी न्यूज में, और एक्सप्लोजिव वहां पे मिले थे, डॉक्टर वाला लिंक मिला था, ठीक है, दिल्ली ब्लास्ट के केस में इसको इन्वेस्टिगेट किया गया था। तो ईडी ने क्या किया? ईडी ने उसके चेयरमैन के ऊपर तो 139 टू 140 करोड़, मतलब बेसिकली 139 करोड़ के जो एसेट्स, मतलब कि 140 करोड़ के जो एसेट्स थे, उसको सीज कर लिया है, ठीक है। और और क्या किया है? जिसमें आपकी जो इसके जो असेट्स हैं, 139 करोड़ के असेट्स हैं, उसमें जो 54
एकड़ की 54 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का लैंड है, कैंपस है जिसमें बिल्डिंग हॉस्टल सब शामिल है, ठीक है। उनको उनको ईडी ने लिया है अपने संज्ञान में अंडर क्राइम, ठीक है, क्राइम हुआ है इसके अंदर इसीलिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स गलत रिकॉग्निशन क्लेम दिखा फीस अपलोड, ठीक है। तो ईडी ने बोला कि भाई ये यूनिवर्सिटी में एक टेररिज्म का काउंटर था, वो तो ठीक ही ठीक है, इसमें एक अलग फ्रॉड चल रहा है। और फ्रॉड क्या चल रहा है कि स्टूडेंट्स को गलत गलत रिकॉग्निशन और क्लेम्स दिखाकर फीस ज्यादा ले जा रहे हैं, मतलब कि वो जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है ना, फाइनेंशियल फ्रॉड वो चल रहा है। मतलब कि एक तो आप टेररिज्म को सपोर्ट करो, ठीक है, वो अलग है, साथ में आप बच्चों को उल्लू बनाओ, ठीक है, उनको गलत सर्टिफिकेट दिखा दो और फीस ज्यादा ले लो, मतलब अलग ही डबल डबल फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे तो, ठीक है। तो ईडी ने सिद्दीकी को पहले अरेस्ट किया, ठीक है। तो ईडी ने पहले इसको अरेस्ट भी कर लिया था और चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है और हमको अब आगे और चीजें देखने को मिल सकती हैं कि भाई जो और क्या क्या यहाँ पे हमको होगा, क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के पास में डॉक्टर पढ़ाते थे वहाँ, प्रोफेसर जो थे वहाँ पे, प्रोफेसर में उनको उनके यहाँ से वेपन मिले थे, AK-47 मिली थी, ग्रेनेड वगैरह मिले थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्या मतलब चल क्या रहा है वहाँ पे। और जिस तरह से आज रिपोर्ट आई है कि भाई ईडी ने पता किया कि भाई यहाँ पे तो चलो, यहाँ पे तो टेररिज्म का फ्रॉड था ही था, इसमें तो भाई बच्चों का नुकसान कर रहे हैं ये लोग, ज्यादा फीस भी ले रहे हैं और कोई इनको अच्छा रिकॉग्निशन भी नहीं है यूनिवर्सिटी को। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी दिखाता है कि इंडिया की यूनिवर्सिटी कैसी है, मतलब कि हमें टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी का ऑडिशन करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है वहाँ पे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ जो मतलब बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते चांसलर वाइस चांसलर आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरवेन करना चाहिए हर स्टेट में। मैं तो ये बोलूंगा कि यूनिवर्सिटी की चेकिंग कंटिन्यू होनी चाहिए कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या नहीं चल रहा है। और मैं तो ये बोलता हूँ हमारे जैसे कोई मतलब कि जैसे वैसे मान लो फॉर एग्जांपल XYZ यूनिवर्सिटी है, अगर प्लान बनाए कि इसमें इसमें इंस्पेक्शन उसमें वो करना है, मतलब कि क्या करना है कि इंस्पेक्शन करना है। अब ये जो इंस्पेक्शन जो आपके है इन्फॉर्मेशन कि हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, ये किसी को दो ही नहीं, ओनली जो ऑफिसर हाई रैंक का ऑफिसर है जो ऑर्डर दे रहा है उसके पास, और जो इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके पास, बाकी किसी के पास, बाकी तीसरे किसी के पास इसकी इन्फॉर्मेशन होनी नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन जब वाइडली स्प्रेड हो जाती है तो डिपार्टमेंट के ही कुछ ना कुछ लोग करप्ट होते हैं और वो देते हैं इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी वालों को, और वो वहाँ पे कंडीशन सही कर देते हैं। इसीलिए ये जो इन्फॉर्मेशन की चीज़ें हैं ये कम ही होनी चाहिए। फिर इसकी चेकिंग करो अच्छे से और पता करो कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। और आई थिंक इसी वजह से ही पता भी चल पाया, क्योंकि देखो जो इंसान इतने बड़े रैकेट को चला रहा हो टेररिज्म का, उसका पॉलिटिकल लिंक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे जो है चीज़ें होती हैं। अब ये देखते हैं कि ईडी इस पर कैसे और एक्शन लेती है और इसको कैसे अरेस्ट करके और ज़्यादा आगे इसको ले जाती है केस को। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है from the palace to the development, OpenAI non-profit target AI skill in India. ओके सो भाई जैसे ओपन एआई आप जानते हो कि ओपन एआई पेरेंट कंपनी है चैट जीपीटी की, ठीक है। आप लोग याद होगा कल हम लोगों ने पढ़ा था गूगल के बारे में, गूगल अपने जेमिनी मॉडल का यूज करके इंडिया में स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहा है, और आज ओपन एआई की न्यूज आई है। तो बेसिकली ग्लोबल कंपनीज इंडिया के स्टार्टअप्स और इंडिया के यूथ के ऊपर फोकस कर रही है फॉर द एआई अपस्किलिंग। और ये ऐसे नहीं हुआ है, ये पीएम मोदी की एफर्ट की वजह से हुआ है। पहली बात तो हम लोग एआई समिट को होस्ट करने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। दूसरा आप लोगों को याद होगा तो आप लोग अभी चेक भी कर सकते हो अपने पीएम मोदी एक्स अकाउंट पे चेक कर सकते हो। पीएम मोदी ने आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ठीक है, इंटरनेट के सीईओ और भी कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट सीईओ के साथ मीटिंग करके एआई एआई में कैसे अपस्किल करें, गूगल के भी था तो सुंदर सुंदर पिचाई, ठीक है। एआई में कैसे स्किल अपस्किल करें और एआई को कैसे इंडिया में इम्प्लीमेंट करें और इंडिया को बेनिफिट करें, इस चीज़ पे बातचीत काफ़ी लंबी की थी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के सीईओ साथ में। तो उसका भी ये इम्प्लीमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब चाहती है कि हमारा जो यूथ, आने वाला यूथ जो है, जो हमारे इस देश का भविष्य है, ठीक है, हमारे विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने वाला वो यूथ जो है एआई में फुल्ली ट्रेड हो, एटलीस्ट फुल्ली नहीं तो कम से कम बेसिक यूज तो उसको आना चाहिए ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फैक्ट चेकिंग के लिए कौन सा टूल बेस्ट रहेगा, ठीक है, रिसर्च के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ये जो सिलेक्टिव आउटरीच वाला सिस्टम है वो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि कब कौन सा टूल हमको यूज करना है, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। और इसी वजह से मैं आपको थोड़ा ऐड करके बताता हूँ यहाँ पे, इसी वजह से जो बेसिक एआई यूज बेसिक जो एआई के होते हैं यूज और एथिकल यूज कैसे किया जाता है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। आई थिंक 4 घंटे कुछ मिनट का कोर्स है ये, ठीक है। और इस कोर्स का नाम है युवा
युवा AI फॉर ऑल, ठीक है, ऐसा सर्च करोगे आप लोग तो आ जाएगा। उसमें होता क्या है, आप लोगों को 4 घंटे का 4 घंटे उस कुछ मिनट का कोर्स मिलता है, ठीक है, जिसमें आई थिंक 5 से 6 मॉड्यूल होते हैं, 12-12 13-13 मिनट के वीडियोस होते हैं, पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप इस 4 घंटे वाले कोर्स को पूरा करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। और सर्टिफिकेट मतलब कोई जॉब वगैरह नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट प्रूव होता है आपकी आपने AI में बेसिक स्किल्स को पूरा कर लिया है। और लिटरली मैं बोल रहा हूँ, वो दोनों टीचर्स हैं, मैंने भी खुद किया है, ठीक है। तो वो दोनों टीचर जो हैं वो बहुत अच्छे से बहुत बेसिक समझाते हैं। और कोई भी, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो ना थोड़ी बहुत, तब भी चलेगा। यू पीपल गेट अंडरस्टैंड वेरी वेल कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, तो वो आप लोग सीख जाओगे। तो ऐसी वजह से ऐसे प्रोग्राम जो चल रहे हैं। तो अब इसमें क्या हुआ है, ओपन एआई ने क्या किया है, ओपन एआई ने क्या किया है कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी को एम्पावर करना और हेल्थ केयर एजुकेशन और रूरल प्रोग्राम्स को बेटर करना सबसे, ठीक है। ओपन एआई ने बोला है कि हम टूर स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेंगलुरु इन्होंने स्टार्टिंग किया बेंगलुरु से, ठीक है। तो इस चीज़ों में उन्हें वर्क बेंगलुरु में क्या होगा, वर्कशॉप होगी इनकी, जिसमें जो नॉन प्रॉफिट एआई प्रॉफिट रियल डेवलपमेंट जो आपका डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। तो वर्कशॉप में ये लोग ओपन एआई वाले सिखाएंगे चीज़ें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं, ठीक है। ओपन एआई का फोकस है कि हम इस टूल, जैसे उनका टूल है, जैसे बेसिकली चैट जीपीटी जनरल टूल उनका है, ये भी क्या करेंगे, ये लोग इसको हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, रूरल प्रोग्राम्स में इसका यूज करेंगे, ताकि उसको एनालाइज करके एआई को बेस्ट वर्जन लोगों को बता सके, ठीक है। इसमें चैलेंज भी हैं, बहुत सारे नॉन प्रॉफिट एक्सपेंसेस स्टेट अलग, ठीक है। तो इसमें चैलेंज भी है, नॉन प्रॉफिट है तो इसमें फंडेड पूरा ओपन एआई करेगा, तो वो देखने वाली बात होगी कैसी चीजें एआई मैनेज करता है। ओपन एआई का एम है कि एआई मोनोटोनस टास्क और ले सकता है और ऑर्गेनाइज ज़्यादा कमेटी पर हाईटेक रिसर्च कर सकता है। तो बेसिकली ओपन एआई का ये जो है सोशल मॉडल है, सोशल वेलफेयर मॉडल है, ताकि लोगों का और जो ग्रामीण जनता है उसका वेलफेयर हो सके, और हमारे जो है लोग इसको आगे जाके यूज़ कर सकें, ठीक है। तो जिस तरह से गूगल, ओपन एआई और बाकी कंपनीज इंडिया के एआई सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही हैं, ये दिखाता है कि इंडिया के पास क्रेडिबिलिटी है और इंडिया के जो यूथ है वो रेडी टू एक्सेप्ट है फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, कहीं ना कहीं तभी तो इन्वेस्टमेंट कर रही कोई कंपनी, है ना। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ, और लास्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है, लास्ट न्यूज़ हमारी आई है, इंडिया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड्स 2025 विद एट द न्यू हाई ऑफ 56.1%। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या चीज़ होती है, तो ये चीज़ क्या होती है कि इंडिया का जो लेबर फोर्स रिप्रेजेंटेशन रेट 25 दिसंबर 2025 का, सॉरी 5 दिसंबर 2025 का है, वो मार्क किया गया 56.1%, ठीक है। जो इस ईयर का हाईएस्ट है, मतलब कि इस ईयर का, मतलब कि 2025 का हाईएस्ट परसेंटेज है 56.1%, ठीक है। इसका मतलब है कि ज़्यादा काम ढूंढने या काम करने के लिए एक्टिव हैं, मतलब कि बेसिकली काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए एक्टिव हैं, इसलिए बच्चे मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ऐसा उनका मानना है। तो बेसिकली काम लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2025 में काम को ढूंढा गया, काम को किया गया, ठीक है। और 56.1% ऐसा उसका सीन है ना। काम को ज़्यादा काम ढूंढ रहे हैं या काम करने के लिए एक्टिव हैं, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बढ़ा है, अब देखो बेसिकली जब 56.1% लोग काम को ढूंढ रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे भी है, उसमें कौन सी बेसिक सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना हुआ है इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट आपका इंक्रीज हुआ है, आपका 4.8% हो गया है, जो दिसंबर 25 में आपका 4.8%, 4.8% आपका हो चुका है, ठीक है। जबकि अर्बन आपका जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो थोड़ी डाउन हुई है, वो हुई 50.2%, ठीक है। अर्बन का सॉरी रूरल का आपका हुआ है, रूरल का हुआ 50.1%, और इसका, ठीक है, तो ऐसी चीज़ हुई है, ठीक है, जिसमें वो भी जॉब ढूंढ रहे हैं। फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन भी इम्प्रूव हुआ है, तो जो फीमेल वर्क वर्क पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। और क्या हुआ है, जो ये मतलब कि दिखा रहा है कि इंडिया के वर्कर्स अब काम करना चाहते हैं, 56.1% लोग काम ढूंढ रहे हैं, तो काम कर रहे हैं, बेसिकली काम काम ढूंढ रहे हैं। देखो सीधी बात है, अगर आप काम ढूंढ रहे हो, काम करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे इंसान हो, इस देश की इकोनॉमी के लिए अच्छे हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि लोग काम करना चाहते हैं और देश में भला करना चाहते हैं, ठीक है। तो विद दिस हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।